रात का अंधेरा गांव पर छाया हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवाओं में सरसराहट कर रही थीं और दूर कहीं भेड़ बकरियों की आवाज गूंज रही थी। रामू झोपड़ी के बाहर खड़ा था, हाथ में हल, आंखों में थकान और दिल में चिंता। तभी एक मीठी ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी, रामू। रामू में कदम रोक दिए और तिमिर में कुछ देखा। कौन है? उसने गहरी आवाज में पूछा। मैं सीमा हूँ। लड़की की आवाज इतनी सख्त थी कि हवा भी थम गई। रामू पीछे हट गया। सीमा, तू यहाँ? ये मजाक तो नहीं कर रही? सीमा ने कदम बढ़ाया, झोपड़ी की तरफ आते हुए। मजाक नहीं रामू, मैं जानती हूँ कि तेरा जीवन कठिन है, लेकिन मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तू मेरे साथ इस जीवन को बांट सकता है? रामू हक्का बक्का रह गया। मेरे पास कुछ नहीं है सीमा, केवल मिट्टी, खेत और झोपड़ी। तू मेरे साथ? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं केवल दौलत या रुतबे की तलाश में नहीं आई। मैं जानती हूँ कि असली जीवन कठिनाइयों और मेहनत में है। क्या तू तैयार है? रामू ने अपनी झोपड़ी की ओर देखा। मिट्टी की दीवारें, हल्का फटा कुर्ता, उसका जीवन। लेकिन उसके दिल की आवाज कह रही थी, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन समझ ले ये आसान नहीं होगा। रामू ने धीरे से कहा। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं जानती हूँ, और यही वजह है कि मैं तेरे साथ हूँ। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। हवेली में सजावट थी, ढोल की आवाज गूंज रही थी। लेकिन रामू और सीमा की शादी गांव के छोटे मंदिर में हुई। कोई भव्य रस्म नहीं, केवल उनका मिलन और कुछ गांव वाले। रामू ने देखा कि सीमा ने स्वयं झोपड़ी की सफाई शुरू कर दी। तुम ये क्यों कर रही हो? रामू ने आश्चर्य से पूछा। सीमा ने हल्की मुस्कान दी। मैं सीखना चाहती हूँ कि मेहनत क्या होती है। मैं तेरे जीवन का हिस्सा बनना चाहती हूँ। रामू ने सिर हिलाया। ठीक है सीमा, हम मिलकर इसे संभालेंगे। समय बीतता गया। झोपड़ी में दोनों ने नई दिनचर्या शुरू की। खेतों में काम, पानी की व्यवस्था, बागीचों की देखभाल, तालाब की सफाई, सब कुछ उनकी जिम्मेदारी थी। एक दिन बारिश की बूंदें धीरे धीरे झोपड़ी की छत पर गिर रही थी। रामू हल उठाकर खेत में काम कर रहा था। सीमा जल्दी कर, ये बारिश फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। सीमा ने पानी की बाल्टी उठाई। रामू, मैं तैयार हूँ, फसल बचाना हमारी जिम्मेदारी है, तू चिंता मत कर। बारिश में भी दोनों ने मेहनत जारी रखी। मिट्टी गीली, पसीना चेहरे पर, लेकिन आंखों में संतोष और एक दूसरे के लिए समझ। गांव के बच्चे अब उनके पास आते और सीखते। दादा, ये बीज कैसे लगाए जाते हैं? छोटे बालक ने पूछा। रामू मुस्कुराया। देखो, ये बीज केवल मिट्टी में नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य में भी बोए जाते हैं। अगर इसे सही समय पर पानी, ध्यान और देखभाल मिले तो ये बड़ी फसल देगा। सीमा ने बागीचे की तरफ देखा और कहा, रामू, ये पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मेहनत का फल दिख रहा है। समय बीतता गया। झोपड़ी का विस्तार हुआ, छोटे कमरे बने, छत मजबूत हुई, बागीचे में नए पौधे लगाए गए। सीमित संसाधनों के बावजूद रामू और सीमा ने जीवन को व्यवस्थित और उत्पादक बनाया। गांव के लोग अब उनके पास सलाह लेने लगे। त्योहार आए। रामू ने बच्चों से कहा, आज सब मिलकर तैयारी करेंगे। केवल आनंद नहीं, बल्कि योगदान भी जरूरी है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हर कोई भागीदार बने, तभी उत्सव का असली मतलब आएगा। समय बीतता गया। तालाब और पानी का प्रबंधन बेहतर हुआ। छोटे बांध बनाए गए, नालों की सफाई हुई, बारिश का पानी जमा करने के उपाय किए गए। खेत और बागीचा हमेशा हरे भरे और उत्पादक बने। फसल कटाई के समय रामू ने बच्चों से कहा, बीज बोना, देखभाल करना और समय पर पानी देना ही सफलता का रास्ता है। सीमा ने भी जोड़ा, और इसे करना केवल जिम्मेदारी नहीं, सीखने का तरीका है। समय बीतता गया और गांव में सामाजिक परिवर्तन भी हुआ। अमीर और गरीब के बीच की खाई धीरे धीरे कम होने लगी। गांव के लोग रामू और सीमा से सलाह लेने लगे। बुजुर्गों ने जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता को समझा। रामू और सीमा की कहानी अब केवल शादी या प्रेम की नहीं थी, ये जीवन के हर पहलू में संघर्ष, धैर्य, सामंजस्य और मेहनत की कहानी बन गई। आसपास के गांवों तक ये कहानी फैल गई। रात अब शांत नहीं थी। गांव के बाहर वाले रास्ते पर आग की हल्की लपटें दिख रही थी। कुछ लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। हवेली की तरफ से घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी। रामू झोपड़ी के बाहर बैठा हल की धार ठीक कर रहा था। तभी सीमा ने भीतर से कहा, रामू, आज हवा कुछ अलग नहीं लग रही? रामू ने सिर उठाया। लग रही है, गांव में कुछ पक रहा है। सीमा बाहर आई। चांद आधा छुपा था, जैसे वो भी सब कुछ देखने से डर रहा हो। आज शाम चौपाल में अजीब बातें हो रही थी। सीमा ने धीरे कहा, किसी ने कहा कि जमींदार लोग हमारे तालाब और बांध से खुश नहीं है। रामू ने हल नीचे रखा। मुझे पता था, जब गरीब अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है तब किसी न किसी को तकलीफ होती ही है। उसी वक्त झोपड़ी की तरफ तेज कदमों की आवाज आई। रामू, गाँव का युवक मोहन हाफता हुआ आया। चौपाल में बड़ा हंगामा हो गया है। सेठ भैरव सिंह खुलेआम कह रहा है कि तालाब उसकी जमीन पर है और उसे बंद कराया जाएगा। सीमा का चेहरा सख्त हो गया। वो तालाब तो पूरे गांव का है। रामू खड़ा हुआ। चलो, अब चुप रहने का वक्त नहीं है। चौपाल में मशालें जली हुई थी। लोग गोल घेरा बनाए खड़े थे। बीच में सेठ भैरव सिंह खड़ा था।
मोटी मूछें, भारी आवाज और आंखों में घमंड। मैं साफ कह रहा हूँ, उसने जोर से कहा, ये तालाब मेरी जमीन से निकलता है, बिना मेरी इजाजत पानी रोकना चोरी है। एक बूढ़ा बोला, सेठ ये तालाब तो हमारे बाप दादों के समय से है। सेठ हंसा, कागज मेरे पास है और कागज भगवान से बड़े होते हैं। भीड़ में खुसुर पुसुर बढ़ गई। तभी रामू आगे आया। सेठ, उसकी आवाज शांत थी लेकिन मजबूत, अगर ये तालाब आपकी जमीन से निकलता है तो इस पर प्यासे बच्चों का भी हक है। सेठ ने रामू को ऊपर से नीचे देखा। तू कौन होता है बोलने वाला? कल तक तो झोपड़ी में भूखा सोता था। सीमा आगे आई, और आज अगर ये गांव खड़ा है तो उसी झोपड़ी की मेहनत से। सेठ की आंखें सिकुड़ गईं। औरत, बीच में मत बोल, सीमा ने बिना डरे कहा। मैं बोलूंगी, क्योंकि जब मर्द डर से चुप हो जाएं तब औरत की आवाज जरूरी हो जाती है। भीड़ में हलचल मच गई। मोहन चिल्लाया, सेठ अगर तालाब बंद हुआ तो हमारी फसल मर जाएगी। सेठ ने ठंडी हंसी हंसी, तो मरने दो, भूखे रहोगे तो काम सस्ते में करोगे। रामू का चेहरा लाल हो गया। सेठ, अब ये गांव आपका नौकर नहीं है। एक पल को सन्नाटा छा गया। सेठ आगे बढ़ा, ध्यान से बोल रामू, वरना ये मेहनत, ये झोपड़ी सब मिट्टी में मिला दूंगा। रामू ने जमीन पर पैर जमाए। हम मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में मिलना हमें डराता नहीं। उस रात कोई नहीं सोया। सीमा चूल्हे के पास बैठी थी। रामू, अगर वो सच में तालाब बंद करा दे तो? रामू ने दीवार से टिक कर कहा, तो हम लड़ेंगे। सेठ के पास पैसा है, आदमी है, ताकत है। रामू ने उसकी आंखों में देखा, और हमारे पास लोग हैं। जब लोग साथ हों तो ताकत बदल जाती है। सीमा ने धीरे से कहा, लेकिन लोग डरते हैं। रामू बोला, डर तभी तक रहता है जब तक कोई पहला कदम न उठाए। अगली सुबह गांव के बाहर से सरकारी जीप आई। पटवारी उतरा, कागज हाथ में। आदेश है, उसने कहा, तालाब की जांच होगी। सेठ भैरव सिंह मुस्कुरा रहा था। पटवारी बोला, अगर ये तालाब निजी जमीन पर पाया गया तो पानी रोकना पड़ेगा। भीड़ में बेचैनी फैल गई। सीमा आगे आई, पटवारी जी, क्या आप जानते हैं कि इस तालाब से कितने घरों का चूल्हा जलता है? पटवारी ने कंधे उचकाए। कानून भावना नहीं देखता, तो आज कानून को सच दिखाया जाएगा। उसी दिन पहली बार गांव के लोग एक साथ खड़े हुए। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सब तालाब के किनारे इकट्ठा हुए। कोई अपने हाथ में कुदाल लिए था, कोई पुराने नक्शे, कोई गवाही। एक बुजुर्ग बोला, ये तालाब मेरे बाबा ने खुदवाया था। दूसरा बोला, मेरे पिता ने यहाँ बांध बनाया था। सीमा ने ऊंची आवाज में कहा, अगर ये तालाब छीना गया तो ये सिर्फ पानी नहीं छीना जाएगा, हमारा भविष्य छीना जाएगा। सेठ की मुस्कान पहली बार डगमगाई। पटवारी ने कागज पलटे। ये रिकॉर्ड अधूरे हैं, रामू ने कहा, क्योंकि गांव का इतिहास कागज में नहीं, लोगों की यादों में होता है। शाम तक फैसला टल गया। सेठ गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। रात को सीमा ने रामू से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है ना? रामू ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, अब असली लड़ाई शुरू होगी। सीमा ने उसका हाथ थाम लिया। तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हवा तेज चलने लगी। झोपड़ी के बाहर दिया कांप रहा था, लेकिन बुझा नहीं, और गांव ने पहली बार महसूस किया, डर की जगह उम्मीद ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। सुबह सूरज निकला, लेकिन गांव में रोशनी नहीं आई। हवेली के दरवाजे खुले थे। सेठ भैरव सिंह गुस्से में आंगन में चक्कर काट रहा था। एक झोपड़ी वाला मुझे चुनौती देगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसका मुंशी धीरे बोला, सेठ, सीधे टकराव से गांव और भड़क जाएगा। सेठ रुका, आंखों में चालाकी चमकी। तो सीधे नहीं, अंदर से तोड़ेंगे। उधर रामू खेत में काम कर रहा था। सीमा पास ही बीज छांट रही थी। सीमा ने कहा, आज गांव अजीब शांत है। रामू बोला, ये शांति तूफान से पहले आती है। तभी मोहन दौड़ता हुआ आया। रामू, बुरी खबर है। रामू ने हल रोका। बोल। सेठ ने पटवारी को पैसे देकर अफवाह फैला दी है कि तुम तालाब का पानी बेचने वाले हो। सीमा चौंक गई। क्या ये झूठ है? मोहन बोला, और इतना ही नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम गांव का नेता बनना चाहते हो। रामू ने लंबी सांस ली। तो यही चाल है, सीमा ने सख्त आवाज में कहा। झूठ धीरे धीरे सच बन जाता है अगर उसे रोका ना जाए। शाम होते होते गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। कुछ लोग रामू के साथ थे, कुछ डर गए थे। चौपाल में एक आदमी चिल्लाया, अगर सेठ नाराज हो गया तो काम कौन देगा? दूसरा बोला, रामू सही है, लेकिन पेट भी तो भरना है। सीमा आगे आई, अगर आज डर गए तो कल तुम्हारे बच्चों को पानी भी उधार में मिलेगा। एक आदमी गुस्से में बोला, तू बाहर से आई है, हमें मत सिखा। सीमा का दिल कांपा, लेकिन आवाज नहीं। हाँ, मैं बाहर से आई हूँ, लेकिन भूख और डर की भाषा हर जगह एक जैसी होती है। रामू ने हाथ उठाया। कोई मजबूरी में मेरा साथ न दे, लेकिन झूठ का साथ मत दो। उसी रात आग लग गई। रामू की झोपड़ी के पीछे रखी घास जल उठी। लपटें तेज थी। आग, आग! सीमा चिल्लाई। रामू दौड़ा, पानी डाला। गांव वाले आए। आग बुझ गई, लेकिन निशान छोड़ गई। सीमा कांप रही थी। ये चेतावनी है। रामू ने जली हुई जमीन को देखा। नहीं, ये युद्ध की शुरुआत है। अगले दिन पुलिस आई। थानेदार ने सख्त आवाज में कहा, शिकायत है कि तुम लोगों को भड़का रहे हो। रामू शांत रहा। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। थानेदार ने सीमा की तरफ देखा। और तुम? सीमा बोली, मैं सिर्फ अपने घर का पानी बचा रही हूँ। सेठ दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। थानेदार बोला, फिलहाल चेतावनी है, अगली बार सीधे जेल। रात को झोपड़ी में दिया जल रहा था। सीमा बोली, रामू, अगर तुझे कुछ हो गया तो? रामू ने उसका हाथ पकड़ा। तो तू रुकेगी नहीं? सीमा की आंखों में आंसू थे। मैं डरती हूँ। रामू ने कहा, मैं भी, लेकिन डर से भागना मरने जैसा है। सीमा ने सिर हिलाया। तो कल हम क्या करेंगे? रामू की आवाज भारी थी। कल गांव को आईना दिखाएंगे। अगली सुबह रामू ने ढोल बजवाया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रामू बोला, आज कोई भाषण नहीं, आज सच खुलेगा। उसने बच्चों को आगे बुलाया। बताओ, तालाब बंद हुआ तो क्या होगा? एक बच्चा बोला, हम नहा नहीं पाएंगे। दूसरा बोला, फसल सूख जाएगी। एक बूढ़ी औरत रोने लगी, मेरी गाय मर जाएगी। सीमा ने ऊंची आवाज में कहा, यह असर है उस एक फैसले का जो सेठ अपने
अपने फायदे के लिए लेना चाहता है। भीड़ चुप थी। रामू ने कहा, जो मेरे साथ है वो डर छोड़कर खड़ा हो। धीरे धीरे लोग आगे आए, कुछ पीछे भी हटे। सेठ ने दूर से देखा, उसकी मुट्ठी भिंच गई। उसी शाम खबर आई, सरकार की बड़ी टीम आने वाली है। सीमा ने रामू की तरफ देखा। अब रामू बोला, अब या तो सब बदलेगा या सब खत्म होगा। हवा फिर तेज चलने लगी, दिया फिर कांपा, लेकिन बुझा नहीं। सरकारी गाड़ियों की धूल जब गांव की सीमा पर उठी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये धूल केवल सड़क की नहीं बल्कि वर्षों से जमी चुप्पी की भी है। अफसरों की टीम आई, नक्शे खुले, माप शुरू हुई। तालाब, खेत, बांध सब कुछ नाप जोख में बदल गया। कागजों की भाषा में जीवन को तौला जाने लगा। सेठ भैरव सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ मौजूद रहा। उसकी निगाहें लोगों पर नहीं, सिर्फ नतीजे पर थीं। दूसरी ओर रामू शांत था, लेकिन उसका शांत रहना हार नहीं, प्रतीक्षा थी। सीमा हर जगह दिख रही थी, कभी महिलाओं के बीच, कभी बुजुर्गों के पास, कभी बच्चों को संभालते हुए। वो अब केवल किसी की पत्नी नहीं बल्कि गांव की धड़कन बन चुकी थी। जांच आगे बढ़ती गई, लेकिन उसी के साथ साजिश भी। रात के अंधेरे में कुछ नक्शे बदले गए, कुछ सीमाएं खिसकाई गईं, कुछ गवाहों को डराया गया। डर का जहर धीरे धीरे फैलने लगा। जिन लोगों ने पहले तालाब के लिए आवाज उठाई थी, उनमें से कुछ पीछे हटने लगे। पेट की आग ने आत्मसम्मान से समझौता करना शुरू कर दिया। उसी बीच एक बड़ा झटका लगा। सीमा पर हमला हुआ। ये हमला केवल शरीर पर नहीं, पूरे आंदोलन पर था। गांव सन्न रह गया। डर अब खुलकर सामने आ गया। कुछ लोग घरों में बंद हो गए, कुछ ने दूरी बना ली। सेठ का मकसद पूरा होता दिखने लगा, संघर्ष को तोड़ना, हौसले को कुचलना। लेकिन ये हमला उल्टा असर लेकर आया। सीमा के घायल होने की खबर जंगल की आग की तरह फैली। जिन लोगों के दिल में डर था, वहां अब गुस्सा भरने लगा। जिन हाथों ने पहले पीछे हटना चुना था, वही हाथ अब मुट्ठियों में बदलने लगे। ये संघर्ष अब पानी या जमीन का नहीं रहा, ये सम्मान और अस्तित्व का बन गया। रामू के भीतर कुछ टूट गया था, लेकिन उसी टूटन से नई कठोरता जन्मी। उसने खुद को बदलते हुए महसूस किया। अब वो केवल सहने वाला किसान नहीं था, वो व्यक्ति बन रहा था जो निर्णय ले सकता था, कीमत चुका सकता था और जरूरत पड़े तो सब कुछ दांव पर लगा सकता था। गांव की हवा बदल गई। रातों में पहरे लगने लगे। लोग आपस में फुसफुसाने के बजाय खुलकर साथ खड़े होने लगे। बच्चों की आंखों में डर के साथ साथ जिजीविषा दिखने लगी। महिलाएं अब केवल घरों तक सीमित नहीं रहीं, वे भी संघर्ष का हिस्सा बन गईं। सरकारी जांच अपने अंतिम चरण में पहुंची। कागजों में सच्चाई और झूठ की लड़ाई चल रही थी। एक तरफ खरीदी गई कलमें थीं, दूसरी तरफ लोगों की स्मृतियां और जमीन से जुड़ा सच। फैसला अभी नहीं आया था, लेकिन संकेत साफ थे। ये लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती थी। सेठ ने अपनी आखिरी चालें चलनी शुरू कर दी। धमकी, लालच, डर सब कुछ इस्तेमाल हुआ, लेकिन हर चाल के साथ उसका नियंत्रण कमजोर पड़ता गया, क्योंकि अब वो अकेला था और सामने पूरा गांव खड़ा था। सीमा धीरे धीरे संभल रही थी। उसका उठकर बैठना ही लोगों के लिए संदेश बन गया। ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। ये कहानी अब किसी एक की नहीं रही, ये पीढ़ियों के भविष्य की कहानी बन चुकी थी। आसमान में बादल फिर इकट्ठा हो रहे थे। बारिश आने वाली थी, लेकिन इस बार गांव जानता था ये बारिश फसलों से पहले बदलाव को सींचेगी। और कहीं भीतर एक बड़ा फैसला आकार ले रहा था। ऐसा फैसला जो या तो इस गांव को पूरी तरह बदल देगा या सब कुछ जला देगा। बारिश आने से पहले हवा भारी हो चुकी थी। गांव के ऊपर बादल ऐसे जमा थे जैसे वे भी फैसला सुनाने आए हों। सीमा अब चलने लगी थी, लेकिन शरीर से ज्यादा मजबूत उसकी आंखें थी। गांव उसे देखते ही समझ गया कि ये कहानी अभी रुकी नहीं है। सरकारी जांच की आखिरी तारीख तय हो चुकी थी। उसी दिन फैसला होना था, तालाब रहेगा या मिटा दिया जाएगा। प्रशासन की भाषा ठंडी थी, लेकिन जमीन के नीचे आग धधक रही थी। सुबह सुबह चौपाल फिर भरी। इस बार भीड़ अलग थी। आंखों में डर कम और ठहराव ज्यादा था। रामू आगे खड़ा हुआ। आज कोई किसी के पीछे नहीं छुपेगा। उसकी आवाज में सख्ती थी। जो सच है वो सामने आएगा। भीड़ में से किसी ने कहा, अगर फैसला हमारे खिलाफ गया तो? रामू ने बिना रुके जवाब दिया, तो हम मानेंगे नहीं। सीमा ने कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि जो अन्याय से पैदा हो वो फैसला नहीं होता। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहली बार किसी ने खुलकर कहा, हम तैयार हैं। दोपहर होते होते प्रशासन की टीम आई। पुलिस, अफसर, कागज, आदेश सब मौजूद था। सेठ भैरव सिंह भी आया। चेहरे पर पुरानी अकड़, लेकिन आंखों में छिपी बेचैनी। मुख्य अफसर ने घोषणा की, रिकॉर्ड के हिसाब से तालाब की जमीन विवादित है। भीड़ में खुसुर पुसुर फैल गई। सीमा ने आगे बढ़कर कहा, रिकॉर्ड में अगर हमारी प्यास दर्ज नहीं है तो वो रिकॉर्ड अधूरा है। एक अफसर ने सख्ती से कहा, आप सीमा में रहें। रामू ने जवाब दिया, हम सीमा में ही हैं, इस जमीन की सीमा में। सेठ ने हंसकर कहा, कानून भावनाओं से नहीं चलता। रामू ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इतिहास भावनाओं से ही बनता है। उसी पल गांव की महिलाएं आगे आ गईं। किसी के हाथ में मिट्टी थी, किसी के हाथ में पुराने बर्तन, किसी के हाथ में बच्चों की तस्वीरें। एक बूढ़ी औरत बोली, ये मिट्टी हमारे खून से गीली है। एक युवक चिल्लाया, ये तालाब नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। पुलिस हरकत में आई। भीड़ हटाओ, सीमा ने ऊंची आवाज में कहा। कोई पीछे नहीं हटेगा। पहली बार प्रशासन
प्रशासन रुक गया। भीड़ नहीं हटी। सेठ ने अपने आदमी को इशारा किया। तुरंत पत्थर चला। अफरा तफरी मच गई। रामू ने चिल्लाकर कहा, कोई पत्थर नहीं चलाएगा, आज लड़ाई हाथों से नहीं इरादों से होगी। पुलिस ने लाठियां उठाई, लेकिन भीड़ बैठ गई। पूरे गांव ने जमीन छू ली। एक अफसर घबरा गया। ये क्या कर रहे हो? रामू बोला, ये वही जमीन है जिसे आप छीनना चाहते हैं। अचानक बारिश शुरू हो गई। बूंदे पहले हल्की थी, फिर तेज। तालाब की मिट्टी भीगने लगी। सीमा ने बारिश में खड़े होकर कहा, देखिए प्रकृति भी गवाही दे रही है। सेठ पीछे हटने लगा। उसकी आवाज पहली बार डगमगाई। ये सब ड्रामा है। रामू ने शांत स्वर में कहा, ड्रामा तब होता है जब झूठ बोला जाता है, ये सच है। शाम तक फैसला टल गया, लेकिन एक बात साफ हो गई, अब ये मामला फाइलों में बंद नहीं किया जा सकता था। रात को गाँव में आग नहीं जली, दिया जला हर घर में। सीमा ने थके हुए स्वर में कहा, आज हमने जीत नहीं पाई। रामू ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आज हमने डर हार दिया। सीमा ने धीमे से मुस्कुरा कर कहा, तो अगला कदम? रामू ने बाहर अंधेरे की तरफ देखा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। दूर कहीं बादल गरजे। ये गरज चेतावनी नहीं, ये ऐलान था। बारिश के बाद गांव की मिट्टी में अजीब सी मजबूती आ गई थी, जैसे पानी ने केवल जमीन को नहीं, लोगों के इरादों को भी गाढ़ा कर दिया हो। तालाब का पानी भरा हुआ था, किनारे मजबूत दिख रहे थे, लेकिन खतरा अब भी मंडरा रहा था। फैसला टल गया था, खत्म नहीं हुआ था। सेठ भैरव सिंह ने अब रास्ता बदल लिया। खुला विरोध छोड़कर उसने आर्थिक जाल बुनना शुरू किया। जिन किसानों ने उससे कर्ज लिया था, उनसे तुरंत वसूली शुरू हुई। जिनके बैलों पर उसका नाम लिखा था, वे खींच लिए गए। जिन दुकानों से गांव का राशन आता था, वहां उधार बंद करवा दिया गया। धीरे धीरे गांव को भीतर से तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। भूख और डर फिर लौटने लगे। खेतों में मेहनत जारी थी, लेकिन चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी। कुछ लोग चुपचाप शहर की ओर जाने की तैयारी करने लगे। संघर्ष अब केवल तालाब का नहीं रहा, ये पेट और भविष्य की लड़ाई बन गया। रामू ने ये सब देखा। उसने महसूस किया कि सीधी भिड़ंत से ज्यादा खतरनाक ये धीमी घुटन है। उसने गांव के काम बांटने शुरू किए। खेतों की उपज साझा होने लगी। जिनके पास अनाज था, उन्होंने बांटा। जिनके पास ताकत थी, उन्होंने मेहनत दी। एक नया ढांचा उभरने लगा, ऐसा ढांचा जो सेठ की पकड़ से बाहर था। सीमा इस बदलाव का केंद्र बन चुकी थी। महिलाएं उसके आसपास इकट्ठा होती, काम सीखती, योजना बनाती, घर घर जाकर जरूरतों की सूची बनती, संसाधनों का हिसाब रखा जाने लगा। पहली बार गांव ने खुद को एक इकाई की तरह काम करते हुए देखा। सेठ को ये बात चुभने लगी। उसका पैसा असर नहीं कर रहा था। उसका डर फैलाने का तरीका कमजोर पड़ने लगा। उसने प्रशासन पर फिर दबाव डाला। नए नोटिस आए, नई जांच की बातें होने लगी। लेकिन अब गांव पहले जैसा नहीं था। हर कागज का जवाब मौजूद था, हर झूठ के सामने कई गवाह खड़े थे। इसी दौरान एक बड़ा जोखिम भरा फैसला लिया गया। गांव ने तय किया कि अब वे सेठ पर निर्भर नहीं रहेंगे, न कर्ज के लिए, न बाजार के लिए, न काम के लिए। ये फैसला आसान नहीं था। इसके लिए त्याग चाहिए था, धैर्य चाहिए था, और सबसे ज्यादा भरोसा। दिन कठिन हो गए, भोजन सादा हुआ, सुविधाएं कम हुई, लेकिन मन मजबूत होने लगा। बच्चों ने भी हालात समझ लिए। खेल के मैदान में अब संघर्ष की कहानियां गूंजने लगी। सरकार की ओर से एक नई टीम आने की खबर फैली। इस बार सिर्फ कागज देखने नहीं, हालात समझने के लिए। सेठ ने आखिरी कोशिश की। उसने खुद को पीड़ित दिखाने की तैयारी की, लेकिन उसके शब्दों में अब पहले जैसी पकड़ नहीं रही। तालाब अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, वो प्रतीक बन चुका था, आजादी का, साझेदारी का, और उस हिम्मत का जो बिना शोर किए भी इतिहास बदल सकती है। सीमा पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। उसका चलना, उसका काम करना लोगों को ये याद दिलाता था कि डर को हराया जा सकता है। रामू अब अकेला चेहरा नहीं रहा, वो एक विचार बन चुका था। ऐसा विचार जिसे दबाना आसान नहीं होता। रातें शांत थीं, लेकिन उस शांति में तैयारी छुपी थी, जैसे धरती किसी बड़े बदलाव के लिए खुद को संभाल रही हो। हर किसी को पता था अगला मोड़ निर्णायक होगा। ये संघर्ष अब पीछे नहीं जा सकता था। या तो ये गांव अपनी शर्तों पर जिएगा, या फिर सब कुछ खोकर भी सिर ऊंचा रखेगा। कहानी अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। सुबह का उजाला इस बार अलग था। सूरज निकला तो गांव के हर कोने पर उसकी रोशनी ठहरी, जैसे वो भी देखना चाहता हो कि आगे क्या होने वाला है। दूर से सरकारी गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। ये वही दिन था जिसका इंतजार सब ने डर और उम्मीद के बीच किया था। नई टीम आई थी। उनके चेहरे पर जल्दबाजी नहीं थी, आंखों में केवल देखने और समझने की जिज्ञासा थी। वे सीधे तालाब तक पहुंचे। पानी भरा था, किनारे मजबूत थे, और उसके आसपास जीवन साफ दिखाई दे रहा था। खेतों की हरियाली, मवेशियों की प्यास बुझती हुई, बच्चों के पैरों के निशान, सब कुछ एक साथ मौजूद था। जांच इस बार कागजों से आगे बढ़ी, खेतों तक गई, घरों तक पहुंची, उन रास्तों पर चली जहां से महिलाएं रोज पानी लाती थीं। उन्होंने देखा कि तालाब बंद होने का मतलब केवल एक संरचना का खत्म होना नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे का टूटना था। सेठ भैरव सिंह भी पहुंचा, लेकिन अब उसके साथ पहले जैसी भीड़ नहीं थी। उसके आदमी कम थे, उसका आत्मविश्वास भी। उसके दस्तावेज सामने रखे गए, लेकिन उनके वजन से ज्यादा भारी गांव की हकीकत थी। वर्षों का इस्तेमाल, सामूहिक श्रम
और साझा जिम्मेदारी अब छुपाई नहीं जा सकती थी। दिन चढ़ता गया, गांव के लोग दूर खड़े रहे। कोई नारे नहीं, कोई हंगामा नहीं, केवल इंतजार। ये इंतजार डर का नहीं, स्वीकार्यता का था। जो भी होगा अब सामने होगा। अंततः फैसला लिखा गया। ये फैसला केवल तालाब के बारे में नहीं था, ये इस बात की मान्यता थी कि संसाधन तब निजी नहीं रह जाते जब वे सामूहिक जीवन की नींव बन जाएं। तालाब को गांव की साझा संपत्ति घोषित किया गया। उसके संरक्षण और उपयोग की जिम्मेदारी भी गांव को ही सौंपी गई। सेठ की ताकत यहीं टूट गई। आर्थिक दबाव, राजनीतिक पकड़ और सामाजिक डर सब एक साथ ढह गए। उसके लिए ये हार केवल जमीन की नहीं थी, बल्कि उस सोच की थी जिसमें कुछ लोग खुद को सबका मालिक समझ लेते हैं। गांव में कोई जश्न नहीं मना, न ढोल बजे, न मिठाइयां बटी, लेकिन हर चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान थी। ये जीत शोर की नहीं, आत्मसम्मान की थी। लोग अपने काम पर लौट गए, लेकिन उनके कदमों में अब झुकाव नहीं था। रामू को लोग देखते थे, लेकिन अब पहले की तरह नहीं। वो नेता नहीं बना, ना ही कोई पद उसके पास आया। वो वहीं रहा, मिट्टी से जुड़ा, श्रम से बना। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लोग उसे नहीं, उसके रास्ते को मानते थे। सीमा इस बदलाव की साक्षी थी। उसने देखा कि कैसे महिलाएं अब निर्णयों का हिस्सा बन चुकी थीं। पानी के बंटवारे से लेकर फसल की योजना तक हर जगह उनकी मौजूदगी स्वाभाविक हो गई थी। संघर्ष ने उन्हें बोलना नहीं सिखाया था, बल्कि उनकी आवाज को जगह दी थी। सेठ धीरे धीरे गांव से अलग होता गया। उसकी हवेली में सन्नाटा भरने लगा। वो सत्ता जो कभी लोगों की जरूरतों पर खड़ी थी, अब खुद खालीपन पर टिकी थी। तालाब के किनारे फिर से बच्चे खेलने लगे। पानी में उनकी हंसी गूंजने लगी। ये हंसी किसी जीत का ऐलान नहीं थी, ये इस बात का संकेत थी कि जीवन अपनी लय में लौट रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली परीक्षा जीत के बाद शुरू होती है। जब डर चला जाता है, तब जिम्मेदारी आती है, और यही जिम्मेदारी अब गांव के सामने खड़ी थी, इस आजादी को संभालने की। आसमान साफ था, हवा हल्की थी, लेकिन ये शांति किसी अंत की नहीं थी। ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी, ऐसे भविष्य की जो पहली बार गांव ने खुद चुना था। जीत के बाद गांव में संतुलन लौटा, लेकिन रामू और सीमा के जीवन में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। तालाब का फैसला होने के बाद पहली बार लोगों ने सीमा को अलग नजर से देखना शुरू किया। अब वो केवल संघर्ष की साथी नहीं थी, अब उसकी पहचान उसके बीते जीवन से जुड़ने लगी थी। गांव के कुछ बुजुर्गों को याद आने लगा कि सीमा यूं ही इस झोपड़ी में नहीं आई थी। उसकी चाल, उसकी भाषा, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ साधारण नहीं था। धीरे धीरे बातें फैलने लगी। एक दोपहर कुछ औरतें कुएं पर पानी भरते हुए फुसफुसाई, ऐसी औरत खेत खलिहान में पली नहीं हो सकती। इसके हाथों में मेहनत है, लेकिन आदतों में रुतबा। शाम को वही बात रामू तक पहुंची। रामू ने सीमा से सीधे पूछा, तेरे बारे में लोग बातें करने लगे हैं। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली, क्योंकि अब सच छुपाने का समय शायद खत्म हो गया है। उस रात झोपड़ी में दिया देर तक जलता रहा। सीमा ने पहली बार अपने अतीत के दरवाजे खोले। उसने बताया कि वो जिस घर से आई थी, वहां पैसों की कमी कभी नहीं रही। बड़े व्यापारी, शहर की हवेली, नौकर चाकर, आराम, सब कुछ था, लेकिन वहां अपनापन नहीं था। रिश्ते सौदे जैसे थे। उसकी शादी भी एक समझौता बनने वाली थी, जिसे उसने ठुकरा दिया। मैं दौलत से भागी नहीं थी, उसने कहा, मैं खोखलेपन से भागी थी। रामू शांत बैठा सुनता रहा। उसके चेहरे पर न हैरानी थी, न गुस्सा, केवल एक भारीपन। और अब उसने धीमे से पूछा। सीमा ने उसकी तरफ देखा। अब लोग मुझे फिर उसी तराजू पर तोलेंगे, अमीर और गरीब के तराजू पर। रामू ने मिट्टी की दीवार को देखा। और मैं इस तराजू में कहाँ खड़ा हूँ? सीमा की आंखें भर आईं। तो उस जगह खड़ा है जहाँ कोई तराजू नहीं होता। लेकिन समाज इतनी आसानी से नहीं बदलता। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तालाब का फैसला भी सीमा की पहुंच की वजह से हुआ है। किसी ने अफवाह उड़ाई कि शहर से पैसा आया था। किसी ने कहा कि रामू केवल नाम का मुखिया है, असली दिमाग सीमा है। रामू ने यह सब सुना। पहली बार उसके भीतर हीनता ने सिर उठाया। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या सच में वो इस रिश्ते में बराबरी पर है? एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाया। अगर मैं वही गरीब किसान ना होता तो क्या तू फिर भी रुकती? सीमा ने बिना पलटकर जवाब दिया, अगर तू वही गरीब किसान ना होता तो शायद मैं कभी रुकती ही नहीं। ये जवाब रामू को चुप करा गया। इसी बीच शहर से सीमा के मायके के लोग गांव पहुंचे। गाड़ी, कपड़े, रुतबा, सब कुछ गांव के लिए अनजान था। वे सीधे झोपड़ी के सामने रुके। उनकी नजर झोपड़ी पर नहीं, सीमा पर थी। तुम्हें वापस चलना चाहिए, उन्होंने कहा। यह जीवन तुम्हारे लायक नहीं है। रामू पीछे खड़ा सब सुन रहा था। मिट्टी उसके पैरों में थी और सच उसके सामने। सीमा ने साफ कहा, मैं जिस जीवन को चुनकर आई हूं, वही अब मेरा स्तर है। शहर वालों की नजर रामू पर पड़ी। और ये आदमी? सीमा ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये आदमी मेरा चुनाव है। उनके जाने के बाद गांव फिर शांत हो गया, लेकिन रामू के भीतर तूफान था। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी केवल जेब में नहीं होती, वो सोच में भी घुस सकती है। सीमा ने उसे उसी रात कहा, अगर तू खुद को छोटा मानेगा तो दुनिया कभी तुझे बड़ा नहीं मानेगी। रामू ने सिर उठाया। मैं अमीर नहीं बनना चाहता, सीमा ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे अमीरी छोड़ने का कोई अफसोस नहीं।
उस पल ये रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं रहा, ये दो अलग दुनिया के लोगों का साझा संघर्ष बन गया, जहां एक ने सब कुछ छोड़कर चुना था और दूसरे ने सब कुछ होते हुए भी खुद को चुनना सीखा। गांव के लिए ये कहानी तालाब की जीत थी, लेकिन रामू और सीमा के लिए ये पहचान की सबसे कठिन लड़ाई की शुरुआत थी। रात का सन्नाटा गांव पर उतर आया था। झोंपड़ी के बाहर की मिट्टी पर बारिश की हल्की नमी थी, हवा में ठंडक थी, लेकिन भीतर एक गर्म एहसास पसरा हुआ था, जैसे कोई कहानी अब अपने मुकाम पर पहुंचने वाली हो। दिया टिमटिमा रहा था और उसके उजाले में सीमा चुपचाप बैठी थी। रामू ने देखा, वो कुछ सोच रही थी। चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में कई सवाल। क्या सोच रही है? रामू ने धीरे से पूछा। सीमा ने दिए की लौ को देखा। बस यही कि क्या वाकई मैं अब तेरी दुनिया का हिस्सा बन पाई हूँ? रामू ने थोड़ा झुक कर कहा, सीमा तू सिर्फ हिस्सा नहीं, तू मेरी दुनिया है। सीमा मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कान में हल्का दर्द था। पर तेरी दुनिया ने मुझे अब तक पूरी तरह अपनाया नहीं। गांव वाले अब भी फुसफुसाते हैं। रामू ने गहरी सांस ली। लोग वही बोलते हैं जो उन्हें समझ नहीं आता। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि तेरी अमीरी मुझे क्यों डराती है। अब समझ आया, अमीरी पैसों की नहीं, सोच की होती है। सीमा ने उसकी ओर देखा, और तेरी सोच ने मुझे अमीर बना दिया। रामू। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। बाहर से मेंढकों की टर टर, हवा की सरसराहट और दूर किसी घर की लोरी की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह गांव में नई हलचल थी। सेठ के बेटे, जो अब शहर से लौटे थे, पंचायत में आए। उन्होंने कहा, रामू तेरी बीवी ने हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाया है। उसने हमारे मजदूरों को अपने खेत में लगा लिया है। रामू ने सख्त लहजे में कहा, मजदूर किसी की मिल्कियत नहीं होते, वो वहाँ जाते हैं जहाँ इज्जत मिलती है। सेठ का बेटा हंस पड़ा। इज्जत? एक औरत सेठों से लड़ रही है और तू उसके पीछे ढाल बनकर खड़ा है। सीमा आगे बढ़ी। हाँ, मैं वही औरत हूँ जिसने झूठे अहंकार से लड़ना चुना है, और ये आदमी मेरी ढाल नहीं, मेरा साथी है। पंचायत में सन्नाटा छा गया। गांव के बुजुर्गों ने पहली बार देखा कि एक औरत ने आवाज में वो ताकत रखी है जो जमीन की जड़ों जैसी गहरी है। रामू ने सबके सामने कहा, अगर इंसान मेहनत से जीना चाहे तो उसे किसी की दया की जरूरत नहीं होती, और अगर औरत अपने दम पर खड़ी हो जाए तो समाज को आईना दिखाना ही पड़ता है। पंचायत खामोश रही। सेठ का बेटा झल्ला कर चला गया, लेकिन गांव के कई जवानों ने उस दिन पहली बार सिर उठाकर कहा, हम अब किसी के खेत में मजदूर नहीं, अपने खेत के मालिक बनेंगे। रात को जब सब सो गए, रामू और सीमा झोपड़ी के बाहर खामोश बैठे थे। आसमान तारों से भरा था। रामू ने धीमे स्वर में कहा, सीमा आज तूने सबके सामने जो किया, उसके बाद लोग तुझे अलग नजर से देखेंगे। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अलग नजर से देखना ही तो चाहती थी, ताकि वो देख सके कि औरत झुकती नहीं, बस संभालती है। रामू ने गहरी सांस ली। तू हमेशा संभालती है और मैं हमेशा उलझ जाता हूँ। सीमा ने उसका हाथ थाम लिया। क्यों उलझता है रामू? क्योंकि कभी कभी लगता है तू बहुत बड़ी है मेरे लिए। रामू की आवाज धीमी थी, जैसे भीतर कुछ टूटने से बचा रहा हो। सीमा ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। बड़ाई पैसों से नहीं, साथ निभाने से होती है। तू वही आदमी है जिसने मुझे सिखाया कि मिट्टी में भी आत्मसम्मान बोया जा सकता है। रामू की आंखें भीग गईं। तू मेरे लिए अमीरों की बेटी नहीं, मेरे जीवन की रानी है। सीमा ने हंसते हुए कहा, और तू मेरे दिल का किसान, जो हर मौसम में भरोसा बोता है। कुछ दिन बाद गांव में बुखार फैला, लोग बीमार पड़ने लगे। सीमा ने पुराने स्कूल को खोलकर उसमें दवाई और खाना बांटना शुरू किया। रामू ने खेत छोड़े और पानी की व्यवस्था संभाली। एक रात सीमा थक कर गिर गई। रामू ने घबराकर उसे बाहों में उठाया। सीमा, ये क्या हुआ? सीमा ने धीमे से आंखें खोली। थोड़ी थक गई हूँ बस। रामू ने उसे पलंग पर लिटाया। तू अपने आप को भूल गई है सबके बीच। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई सबका हो जाता है तो खुद का बोझ हल्का हो जाता है। रामू की आंखों से आंसू टपके। ऐसे मत बोल, तेरे बिना ये मिट्टी सूनी लगेगी। सीमा ने हाथ उठाकर उसका चेहरा छुआ। मैं कहीं नहीं जा रही रामू, मैं यही हूँ तेरे साथ, इस मिट्टी में। उसने धीमे से कहा, अगर कल को मैं ना रहूं तो इस झोपड़ी को स्कूल बना देना। यहाँ हर बच्चा सीखे कि प्यार, मेहनत और इज्जत में कोई अमीरी गरीबी नहीं होती। रामू ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूँ। समय बीत गया। सीमा का स्वास्थ्य फिर ठीक हुआ। गाँव ने अब उसे सीमा दीदी कहना शुरू कर दिया। हर बच्चा उससे पढ़ता, हर औरत उससे हिम्मत लेती, और हर आदमी रामू की ओर देखता, जैसे समझ चुका हो कि सच्ची ताकत पैसों में नहीं, रिश्ते में होती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रामू और सीमा फिर खेत की मेड़ पर बैठे थे। खेत हरे थे, हवा ठंडी थी और आसमान में सुनहरा रंग घुला था। सीमा ने पूछा, रामू अगर फिर से जन्म मिले तो क्या तू मुझे पहचानेगा? रामू ने मुस्कुराकर कहा, अगर मिट्टी में भी जन्म लूं तो भी तेरी खुशबू पहचान लूंगा। सीमा ने सिर उसके कंधे पर रखा। और मैं फिर वही झोपड़ी, वही खेत, वही तू चाहूंगी। बस एक चीज बदलूंगी। क्या? रामू ने पूछा। इस बार मैं पहले तुझे ढूंढूंगी ताकि तेरा इंतजार लंबा ना हो। दोनों की हंसी खेतों में गूंज गई। वक्त गुजरा। गाँव अब समृद्ध था। झोपड़ी के सामने एक नया छोटा स्कूल बना, सीमा विद्या निकेतन। रामू रोज वहाँ बच्चों को देखता और मुस्कुराता। कभी सीमा बच्चों को कहानी सुनाती। एक गांव था जहाँ एक गरीब किसान और एक अमीर लड़की ने सबको सिखाया कि दिल की जमीन सबसे उपजाऊ होती है। बच्चे ताली बजाते, रामू पीछे से सुनता और मन ही मन कहता, ये कहानी हमारी नहीं, ये गांव की आत्मा है। रात को जब सब सो गए, रामू और सीमा
सीमा झोपड़ी के बाहर खामोश बैठे थे। आसमान तारों से भरा था। रामू ने धीमे स्वर में कहा, सीमा अब तो सब पूरा हो गया। सीमा ने दिए की लौ को देखते हुए कहा, पूरा नहीं हुआ रामू, अब हमारी कहानी दूसरों की शुरुआत बनेगी। रामू ने उसकी तरफ देखा, और अगर कभी दिया बुझ गया तो? सीमा ने मुस्कुरा कर कहा, तो हम दोनों मिलकर फिर जलाएंगे, जैसे हमेशा जलाते आए हैं। हवा चली, दिया टिमटिमाया पर बुझा नहीं। सीमा ने आंखें बंद कर ली। रामू ने उसके कंधे पर सिर टिकाया, और इस तरह एक गरीब पति और अमीर पत्नी की कहानी पैसे या रुतबे की नहीं रही, वो बन गई मिट्टी और दिल की कहानी, जहाँ प्रेम ने गरीबी को हराया और सम्मान ने अमीरी को झुकाया। समाप्त पर दिल में अमर। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारी चैनल द डिफरेंट स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में।